जय श्री पोलका जी महाराज। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में 31 क्वेश्चन स्किप हो गया था और 39 और 40 वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें कराने वाला हूँ। प्रतिदश का आकार बढ़ने पर गैर प्रतिचयन त्रुटि सम्मानित है। इंक्रीज सैंपल साइज तो नॉन सैम्पलिंग एरर आर यूजुअली इंक्रीज। आपको क्या याद रखना है, यदि सैंपल साइज इंक्रीज हो तो नॉन सैम्पलिंग एरर बढ़ेगी और सैंपल साइज डिक्रीज हो तो नॉन सैम्पलिंग एरर घटेगी। और यदि सैम्पलिंग एरर की बात की जाए तो सैंपल साइज बढ़ने पर सैम्पलिंग एरर तो है वो घटती है, अपोजिट चलती है। और ये यदि डिक्रीज होती है तो सैम्पलिंग एरर है वो क्या होती है, बढ़ती है। और सैंपल में सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों पाई जाती है और सेंसस में ओनली नॉन सैम्पलिंग एरर पाई जाती है। वापिस समझाता हूँ मैंने क्या समझाया। सैंपल साइज बढ़ने पर सैम्पलिंग एरर घटती है, सैंपल साइज घटने पर सैम्पलिंग एरर बढ़ती है। जबकि सैंपल साइज बढ़ने पर नॉन सैम्पलिंग एरर भी बढ़ती है और सैंपल साइज घटने पर नॉन सैम्पलिंग एरर भी घटती है। यानी नॉन सैम्पलिंग एरर और सैंपल साइज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि सैम्पलिंग साइज और सैम्पलिंग एरर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों होती है, जबकि सेंसस में ओनली कौन सी होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। समूह 28, 12, 18, 14, 15, 7, 42 और 20 की रेंज क्या होगी। तो हमें पता है रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 42 और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 7। तो इन दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे तो आंसर कितना होगा 35। ओजाइक क्या कर्व क्या बताता है, तो हमने पढ़ रखा है, ये क्या बताता है मीडियन। हिस्टोग्राम मोड, ओजाइक कर्व है मीडियन, पिक्टोग्राम पिक और कार्टोग्राम मैप। अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यू इज 45। 20 मदों का समांतर माध्य कितना है 45 है। इसमें एक पद 35 की जगह 55 ले लिया गया तो नया समांतर माध्य क्या होगा। देखो पहले 20 को 45 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900। लेकिन 35 की जगह 55 पढ़ा तो कितना ज़्यादा पढ़ा 20 ज़्यादा पढ़ लिया तो उसे वापस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ कितना बजाएगा 880। टोटल पद कितने थे 20, इसको 20 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 44। वापस देख लो 20 मदों का समांतर माध्य कितना था 45, तो 45 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया 900। अब 35 की जगह 55 पढ़ लिया तो कितना ज़्यादा पढ़ा 20, तो उसको क्या कर देंगे वापस कम कर देंगे। तो 900 में से 20 कम करेंगे तो कितना बजाएगा 880 और इसमें 20 से डिवाइड कर दिया तो अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 44। अगला परिवर्तनशीलता का माप जो चरम अवलोकनों से सबसे कम प्रभावित होता है इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमी वैल्यू। देखो 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे कम प्रभावित होता है बाह्य मूल्य से, उसका जो आंसर होगा वो होगा रेंज, उसका जो आंसर होगा वो होगा क्यूटी। और सबसे ज्यादा प्रभावित होती है कौन होती है, रेंज होती है। क्या याद रखना है कि बाह्य संख्याओं का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, रेंज पे, और बाह्य संख्याओं का न्यूनतम प्रभाव किस पे पड़ता है, क्यूटी पे, क्वार्टाइल डेविएशन। अपकिरण का अस्थायी माप क्या होता है, रेंज, और अपकिरण का स्थायी माप क्या होता है, एस टी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यू डी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्यू डी बराबर क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्टेड इज कॉल्ड। विशिष्ट रुचि की विशेषता रखने वाले सभी संभावित अवलोकनों को एकत्रित करना क्या कहलाता है, कन्वेंशियल सैम्पलिंग। ये क्या होती है, जो हमारी जिस टाइम हम पढ़ते थे 11th और 12th में तो ओरल एग्जाम होती थी, उसको लेने के लिए बाहर से
जो टीचर आते थे तो वो हमें जानते नहीं थे, तो हमारे साथ क्या करते थे, वो कन्विंस करते थे। इसका मतलब वो क्या होगा, कन्विंसिंग सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्लस माइनस 2ST। तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा या फिर 1 या फिर 2 सिग्मा या फिर 3 सिग्मा, ये 3 वैल्यू होती है, तीनों वैल्यू के मान आपको याद रखनी है। तो प्लस माइनस सिग्मा या प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है 68.26। कितनी होती है, 68.26। और प्लस माइनस 2 95.44, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 95, 95.44। और प्लस माइनस 3 सिग्मा, इसके कितनी होते हैं, 99.73, 99.37। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा 68.26 और प्लस माइनस 2 सिग्मा 95.44 प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.73। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गैर यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, गैर प्राथमिकता प्रतिचयन के नाम से भी जाना जाता है। हमें देखो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को क्या जाना जाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को क्या जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन था अपना, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अनरेस्ट्रिक्टेड, उसमें केवल एक ही आती है SRS, सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें दो प्रकार होते हैं, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरी आती है रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल सैम्पलिंग। इसमें चार आते हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल सैम्पलिंग है। तो वो होती है स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। कैसे याद रखोगे, हमें घर पे क्या कराना है, कलर, तो कलर से आ गया क्लस्टर, क्या आ गया, क्लस्टर। और कलर कराते वक्त हमें ध्यान रखना है कि वो कलर है वो कैसे होना चाहिए, मल्टी स्टेज में होना चाहिए, यानी अलग अलग प्रकार से, ब्लू भी हो गया, रेड भी हो गया, कोई और भी कलर हो गया। तो कलर कैसा कराना है, मल्टी टाइप कलर। तो मल्टी टाइप कलर से कौन सी आएगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और जो भी काम हो वो कलर करने वाले को एक ही बात बोलनी चाहिए कि वो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से। तो तीसरी कौन सी आ गई, सिस्टमेटिक। और चौथी, हम यदि तीनों काम हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई, यानी कौन सी आ जाएगी, स्टेटिफाइड। वापस देख लिए, पहले हमें कलर कराना है तो कौन सी आ गई, क्लस्टर। फिर मल्टी, तो क्या आ गया, मल्टी स्टेज। फिर सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए तो क्या आ गया, सिस्टमेटिक। और स्टेटिफाइड, कौन सी आ गई, स्टेटिफाइड। तो हम क्या होंगे, सेटिस्फाई यानी स्टेटिफाइड। ये किसके प्रकार आ गए, ये रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल सैम्पलिंग के। अनरेस्ट्रिक्टेड में एक ही होती है, कौन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम पढ़ते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग है, नॉन नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो कौन कौन सी होती है। वो होती है परपज्यू, कन्वेंशन, क्वाटा एंड जजमेंट। यानी उन चार के अलावा जो भी सैम्पलिंग आएगी ना, वो कौन सी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चार कौन सी होगी, एक बार वापस देख लो। पहले क्लस्टर, दूसरी मल्टी स्टेज, तीसरी सिस्टमेटिक, और चौथी कौन सी होगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज परफेक्ट व्हेन random sampling is not possible, small sample are required, the population is perfectly homogeneous, the population is not homogeneous। यानी नॉट होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन हाइड्रोजीनियस होती है। फिर हाइड्रोजीनियस को हम लोग किस में बदल लेंगे, होमोजीनियस में। तो फिर वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो किसका प्रकार होती है, बताओ, रेस्ट्रिक्टेड या फिर कंट्रोल सैम्पलिंग का। चार पढ़े थे, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक। द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो क्या होगा, बोथ, इसमें दोनों हो जाएंगे। प्रतिचयन का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करना और जनसंख्या पहचान का आकलन करना, दोनों होते हैं। सैम्पलिंग सेव टाइम एंड मनी, दोनों क्या होते हैं, इसमें बचते हैं। क्योंकि हमने क्या लेना है, सैंपल लेना है। सैंपल क्या होता है, बड़े जो पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ डाटा को सिलेक्ट करना, तो उससे अपनी टाइम भी बचेगी और अपना मनी भी क्या होगा, सेव होगा। द मेजर बेस्ड ओनली टू वैल्यू ऑफ द सीरीज
वह माप जो श्रेणी के केवल दो माध्यों पर आधारित होता है उसे क्या बोलेंगे? रेंज। अभी हमने पढ़ा था कि रेंज में एक तो लार्जेस्ट वैल्यू होती है और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। इन दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ये केवल कितनी वैल्यू पर आधारित होती है? दो वैल्यू पर आधारित होती है। अब आप लोग बताइए, मैंने एक चीज़ बताई थी कि कौन सी वैल्यू है जो बाह्य पदों से सर्वाधिक प्रभावित होती है, यानी मैक्सिमम इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, तो वो क्या थी? रेंज। और मिनिमम इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू वो क्या थी? क्यूडी, यानी क्वार्टाइल डेविएशन। और अपकिरण का अस्थायी माप क्या होता है? रेंज। और अपकिरण का स्थायी माप क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला क्वेश्चन, विच ईच मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन हैज ए एंड लाइक इक्वली लाइक चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी चुनाव होने के अवसर समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वली प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड मेथड। सीधा सीधा क्वेश्चन है एकदम। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। अभी बताया था कौन से थे वो? रस्टिकेटेड। चार थे। एक तो कौन से थे? क्लस्टर, मल्टी स्टेज, सिस्टमेटिक एंड सेटिस्फाइड, यानी स्टेडिफाइड सैम्पलिंग। तो ये कौन से आते हैं? रस्टिकेटेड में। रस्टिकेटेड किसका प्रकार होता है? सैम्पलिंग का। तो ये पूछा नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन से आगे? प्रोसेसिव और क्वाटा कन्वेसिस, ये आगे। इनमें से कौन सा समूह है जो बड़ी जनसंख्या के कुछ नियमों के आधार पर लिया जाता है? कौन सा होता है? सैंपल। सैंपल क्या होता है? जैसे मिठाई की दुकान से हम मिठाई खरीदने गए तो अगले को बोलते हैं भाई एक पीस चेक करो, तो उसका क्या हो गया? सैंपल हो गया। ठीक है। अगर हमारे खून की जांच होती है तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा खून लेते हैं, वो अपना क्या हो गया? सैंपल हो गया। तो लार्ज पॉपुलेशन में कुछ सर्टेन रूल के अनुसार कुछ सेट को चूज करना वो क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन वही आ गया जो अभी हमने ऊपर किया था। विच इज द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। कौन कौन से होंगे? स्टेडिफाइड, सिस्टमेटिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर। तो कौन सा होगा? ऑल ऑफ अबव। प्राथमिक समंक एकत्रित करने की महत्वपूर्ण विधि है। द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत परीक्षण भी कर सकते हैं। बाय मेल क्वेश्चन, अगर अगला बंदा पढ़ा लिखा हुआ है तो हमें डाक द्वारा भी भेज सकता है। क्वेश्चनरी सेंड थ्रू द एन्यूमेटर, यानी संगणक द्वारा प्रश्न भेजना। तो उपयुक्त सभी, यानी इसकी चारों विधियां हैं। तो अपना आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। द इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत परीक्षण की महत्वपूर्ण कमी क्या है? देखो, लेस टाइम, ये तो कमी नहीं है इसकी, वो तो मेरिट है। एक्यूरेसी, ये भी मेरिट है। पर्सनल प्री जजमेंट, यानी व्यक्तिगत पूर्वानुमान, ये इसकी क्या होती है? कमी। ये हम नहीं लगा पाते इसके बारे में। किस प्रकार के समंग का उपमान समय, पैसा व ऊर्जा बचत करता है? सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। कौन सा डाटा होता है? सेकेंडरी डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा में हमें खुद जाकर मिलना होता है, खुद जाकर डाटा कलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और एनर्जी भी लगती है। ये तीनों चीज़ें हमें बचानी है, तो ऐसे कौन से डाटा में होता है? सेकेंडरी डाटा। द इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ सेंसस इज इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, आइटम्स आर कलेक्टेड, डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट। सभी मदों की सूचना एकत्र करती है और समंकों की सूचना अधिक सटीक होती है। ये दोनों कथन इसके बारे में सही है। देखो क्या होता है सेंसस। जो पॉपुलेशन होती है उसके प्रत्येक मद के बारे में जानकारी लेना, प्रत्येक मद के बारे में जानकारी लेना क्या कहलाता है? सेंसस। और एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? जो सैंपल होता है उसी की जांच करना, तो वो क्या होती है? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों पाई जाती है, जबकि सेंसस में ओनली कौन सी एरर पाई जाती है? नॉन सैम्पलिंग एरर पाई जाती है। सैम्पलिंग का मतलब ये हो गया, जैसे हमें पटाखों की दुकान पे गए तो एक पटाखा फोड़ के देख लिया कि हाँ ये अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें ले लेंगे। और सेंसस का मतलब क्या होगा? जो पॉपुलेशन होता है उसके प्रत्येक डाटा को बारीकी से जांच करना। तो सभी मदों की सूचना एकत्रित की जाती है और समूह की सूचना अधिक सटीक होती है, क्योंकि हम प्रत्येक डाटा के बारे में जानते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंसस। डायग्राम एंड ग्राफ आर टूल्स ऑफ। आरेख और ग्राफ किसके टूल्स होते हैं? प्रेजेंटेशन के। क्योंकि प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या तो डायग्राम का या फिर ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये किसका प्रकार था? अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि सैम्पलिंग के दो टाइप थे, एक तो रैंडम सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, जिसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं।
तो ईच पॉसिबल सैंपल टू हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड, ऑल एन आइटम्स ऑफ सैंपल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर इन सिलेक्शन। प्रत्येक संभावित प्रतिदर्श के चुने जाने की प्राथमिकता समान होती है। प्रतिदर्श के सभी एन मध्य एक दूसरे के चुनाव के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये बहुत चीज़ें क्या है, करेक्ट है 1 और 2। ऐसा क्यों? देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू कोई भी एक पर्ची निकाली जाती है। तो वो क्या होती है, पर्ची कोई सी भी आपकी पर्ची पिक कर सकते हो, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड, और उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। आप जो भी पर्ची पिक करे हो वो दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होती है, क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसकी दो विधियाँ होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब तो क्या होता है, एक पर्ची निकाल ली और वही पर्ची यदि उसमें वापस डाल दी जाती है तो वो तो क्या बोलते हैं, विथ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, एक बार जो पर्ची निकाली जाती है उसे वापस नहीं डाला जाता है, तो वो क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और धीरे धीरे आपके पास ये जो स्टैटिक्स के जो डेली एक क्लास आ रही है, ये 2 क्लास कर दी जाएगी, जैसे आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। 73 हो चुके हैं, इसको 100 तक कीजिए, फिर उसके बाद में डेली 2 क्लास आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी।